प्रिय छात्रों, 10वीं वर्ग में आपका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल शीर्षक पाठ पढ़ाएंगे। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। शिव पूजन सहाय हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिला के उनवास नामक गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। ये प्रारंभ में कई जगह सरकारी नौकरी किए और बाद में हिंदी के अध्यापक भी बने, परंतु असहयोग आंदोलन के चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर आजीवन साहित्य लेखन में लगे रहे। इन्होंने गद्य शैली में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। ये गद्य के प्रमुख लेखक रहे और कई रचनाएं गद्य साहित्य में इनकी उपलब्धि को लेकर हिंदी साहित्य का भंडार भरा पूरा किया है। लेखक के अतिरिक्त ये पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे, जिनमें बालक, हिमालय, माधुरी आदि पत्रिकाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में भी इनका स्थान रहा। शिव पूजन सहाय की रचनाएं शिव पूजन ग्रंथावली से 4 भागों में उपलब्ध है। प्रस्तुत पाठ माता का अंचल यह इनके प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ था और यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने आत्मकथ शैली में प्राकारांतर से अपने जीवन का ही उल्लेख किया है और माता का अंचल उसी का अंश है। लेखक इसमें अपने बारे में और खास करके अपने बचपन, बच्चों के खेलकूद आदि के बारे में बहुत ही मर्मस्पर्शी और रोचक शैली में वर्णन किए हैं। इस पाठ का आरंभ एक कहावत से है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। अर्थात जहां बच्चे हैं वहां खुशियां हैं, जहां बूढ़े हैं वहां खर्च की अधिकता है। इस पाठ में लेखक ने अपने बारे में बतलाया है कि पिता के साथ उनका अधिक समय व्यतीत होता था। मां से सिर्फ दूध पीने भर का रिश्ता था। सवेरे पिताजी के साथ ये सोते थे, उठ जाते थे और फिर जो है पिताजी के साथ ही स्नान करना, पूजा पाठ आदि में बैठ जाते थे और ये अपने पिताजी से बहुत आग्रह करने लगते थे भभूत लगाने के लिए। और तब पिताजी इनके चौड़े ललाट पर त्रिपुंड यानी 3 चंदन की अर्ध चंद्राकार लकीरें लगा देते थे और इन्हें खासे बमभोला बना देते थे। मूलतः इनका नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन इनके पिता इन्हें भोलानाथ कह करके पुकारते थे। फिर पूजा पाठ समाप्त हो जाने के पास ये इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे और वहां भी भोलानाथ बैठे रहते थे और आईने में अपना चेहरा देखते रहते थे। जब पिताजी की नजर पड़ती थी तो ये सकुचा जाते थे
और फिर इनके पिताजी राम नाम लिख करके एक पोथी में बंडल बना लेते थे और फिर ये राम नाम की 500 कागज की टुकड़ियां उस पर राम नाम लिखते थे और फिर उन्हें आटे की गोली में लपेटकर गंगा के किनारे चले जाते थे। वहां भी भोलानाथ इनके कंधे पर रहते थे और वहां उन गोलियों को इनके पिताजी मछलियों को खिलाते थे। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर संबोधित करते थे। फिर ये अपने पिताजी से कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे और उस कुश्ती में ये पिताजी को परास्त कर देते थे और पिताजी खुश हो जाते थे। फिर जो है खाने की बारी आती थी, साथ ही खाना खाते थे। पिताजी इन्हें फूल की कटोरी में दूध भात खिलाते थे और जब लेखक का पेट भर जाता था, अफर जाते थे ये, तब भी इनकी माँ को संतोष नहीं होता था कि हमारे बेटे का पेट भरा होगा। माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता तो अतुलनीय है। फिर माँ एक कटोरे में दही भात सानती थी और लेखक को बड़े प्रेम से तोता मैना आदि बनाकर खिलाते थे। माँ कहती थी जल्दी जल्दी खा ला, नहीं तो यह उड़ जाएगा। लेकिन उस पक्षी के उड़ने के पहले ही भोलानाथ उन्हें उड़ा लेते थे। फिर जो है कभी कभी खेल के क्रम में भोलानाथ पकड़ा जाते थे और माँ इनके सिर पर सरसों का तेल लगा देती थी, इनके बालों को संभाल देती थी, काजल लगा देती थी और रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर इन्हें खासे कन्हैया बना देती थी। फिर जो है विभिन्न प्रकार के खेल तमाशे आदि की शुरुआत होती थी और बाल सहजता बस ये अनेक अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे नाटक आदि का खेल, घरौंदा बनाना, जूनार, जिसमें ये लोग पत्ते की पूड़ियाँ बनाते थे और कुछ लड़के पंक्ति में बैठकर खाने के लिए बैठ जाते थे और कुछ लड़के खिलाने लगते थे। उसी समय भोलानाथ के पिताजी वहां आते थे और कहते थे फिर कब होगा भोज भोलानाथ, और ये लोग हंसते हुए अन्यत्र भाग जाते थे। इसी प्रकार कभी कभी खेती का भी आयोजन होता था, खेती का खेल, और उसमें तुरंत फसल लग जाता था, तुरंत फसलें तैयार भी हो जाती थी और फिर जो है वहां भी इनके पिताजी पहुंच जाते थे और यही कहते थे कि इस प्रकार इस बार कैसी फसल रही। इस प्रकार से विभिन्न खेलों का आयोजन ये करते थे जो बच्चे में सहज सुलभ ढंग से होता है। फिर जो है आम के बगीचे, गांव देहात और बच्चों का झुंड, उसमें अमरालियों का वर्णन कैसे ना हो। जोरों से आंधी पानी आती थी, आम बौराए रहते थे और बच्चों का झुंड उसमें दौड़ते खेलते नजर आते थे। वहां भी भोलानाथ पके पके गोपी आम चुनते और खाते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं वहां पर होती रहती थी। इन्हीं के झुंड में एक बैजू नाम का लड़का था जो बड़ा ही ढीठ था। उन्होंने एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को
जिसका नाम मूसल तिवारी था, उनको चढ़ा दिया। मूसल तिवारी इन बच्चों को दौड़ाए लेकिन पकड़ ना पाए, और तब उन्होंने जाकर पाठशाला में गुरुजी से शिकायत की। गुरुजी ने 4 बच्चे को भेजा। बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़े गए और उन्हें पाठशाला लाया गया और वहां पर उनकी अच्छी खबर ली गई। जब इनके पिताजी को यह खबर मिली तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला पहुंचे और फिर आग्रह करके इन्हें घर लाया। उसी क्रम में फिर ये बच्चे के साथ, बच्चे के झुंड में शामिल हो गए। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। और फिर मकई का खेत, जहां चिड़िया को पकड़ना। कुछ लोग इस तरह भी बोल रहे थे कि इन बच्चों को चिड़िया पर दया नहीं आ रही है। और फिर इसके बाद एक टीले पर बालकों का झुंड पहुंचा, जहां एक बिल में पानी इन्होंने डालना शुरू किया। पानी को नीचे से ऊपर निकालना था। यह चूहे का बिल था, लेकिन चूहे की रक्षा के लिए सांप, शिव जी का सांप निकला और बच्चे बेतहाशा वहां से भागे। कोई उल्टे गिरा, कोई सीधे गिरा, किसी का पैर टूटा, किसी को चोटें लगी, लेखक उसमें बुरी तरह घायल हो गए। इनका शरीर लहूलुहान हो गया। ये दौड़ते हुए अपना घर पहुंचे। उस समय इनके पिताजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और मां चावल साफ कर रही थी। ये सीधे मां के आंचल के पास गए और उनके आंचल में छिपकर, लेटकर सिसकियां लेने लगे, रोने लगे। ये बहुत घबराए हुए थे। मां बार बार पूछती क्या हुआ, लेकिन इनके मुंह से सर के सिवा और कोई आवाज नहीं आती थी। पिताजी बहुत घबरा गए, इन्हें उठाना चाहा, गोद में लेना चाहा, लेकिन ये मां के अंचल में ही छिपे रहे। मां के अंचल से ये हटे नहीं। तो इस प्रकार इस पाठ का शीर्षक वह माता का अंचल बहुत ही सटीक है, क्योंकि बच्चे के लिए मां ही एक सहारा है। उनका आश्रय स्थल मां का अंचल ही है। पिता से कितनों भी प्यार रहे, लेकिन अंतिम शरण स्थली मां का अंचल ही है। वहीं बच्चा, वहीं बालक आश्रय लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने जो ग्रामीण परिवेश, गांव की ठेठ भाषा, गांव की कहावतें आदि का वर्णन किया है, वह बहुत ही सहज स्वाभाविक है। आज शहरी वातावरण में वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। आज तो हम देखते हैं कि बच्चों का बचपन छीन गया। अब वे किताब कॉपी, मोबाइल आदि में लगे रहते हैं। इस संदर्भ में यह पाठ बहुत ही प्रासंगिक और रोचक है। धन्यवाद।